हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। गौर से देखना है और आपको साथ ही साथ इसको राइट डाउन करना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके बच्चों, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जैसा आप देख रहे होंगे, तो मैं एनसीईआरटी का सबसे पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कौन सा है? 8.2 सॉल्व्ड वाला। इसको मैं सबसे पहले करवाऊंगा क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ऐसा मेरे पास फीडबैक आया कि सर इस वाले प्रॉब्लम में विशेषकर ज्यादा दिक्कत हुई है। तो चलिए इसको देखिए और समझिए कि इसको मैं कैसे करता हूं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझने की बात है। कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल बनाइए जिसके तीनों साइड्स बराबर हो। इक्विलैटरल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। बन गया। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों मान लो एक ही लेंथ के हैं। अब इसके तीनों कॉर्नर्स कह सकते हो या वर्टेक्स कह लो, उस पे मास रखा हुआ है, इक्वल मास रखा हुआ है। कितना? यहां भी m, यहां भी m और यहां भी m मास रखा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो तभी इसको बना आप पाएंगे। अब आगे क्या कहता है? कहा इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, क्या बोला? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या है ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, तो उनको दिक्कत इसकी वजह से भी होती है। आपको पता है तो अच्छी बात है, मैं बताता हूं ये क्या होती है। कहा किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। मतलब अगर हमने इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम होंगे। मैं इनको आर आर आर। अब फिगर में मत देखना कि सर ये तो थोड़ा लंबा लग रहा है, वो तो फिगर मैंने बनाया है तो थोड़ा लंबा दिख रहा। ये तीनों सेम डिस्टेंस है ना? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और उसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि तीन मास, ये तो तीन थे ही, सेंट्रॉइड पे भी उन्होंने एक मास को रख दिया। कितना? तो ट्वाइस ऑफ m, यानी डबल मास का यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया 2m का। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब इसमें पूछता क्या है कि इस 2m वाले मास पे नेट फोर्स क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि नेट फोर्स ऑन 2m, मतलब उस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। और दूसरे पार्ट में जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको करते भी नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि इस मास को अगर मैं ट्वाइस कर दूं, बाकी सबको एज इट इज रखना है, इसको ट्वाइस कर देंगे तो फाइनल उस वाले केस में फोर्स क्या होगा। ये दो है। पहले वाले में जब ये भी मेरा m है, ये भी m, ये भी m, तो फोर्स क्या है। और दूसरे वाले केस में मैंने जैसे ऐसा बताया कि इसको ट्वाइस कर देंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले a को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो इसको करने का तरीका बड़ा ही आसान है। वो क्या करना है हमें कि बेसिक आपको इतना तो पता है ग्रेविटेशन में कि अगर दो मास हो m और m, या m1 m2 ले लो, उसके बीच में डिस्टेंस r हो, तो जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, यानी r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे चूंकि इस पे नेट फोर्स की बात हो रही है, तो देखो इस वाले मास पे एक तो इसकी वजह से फोर्स होगा। वो कैसे होगा? तो केवल हम इन दोनों की, देखो ग्रेविटेशन में एक चीज और ध्यान रखना, कुछ लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं फोर्स के मामले में, तो उनके दिमाग में क्या बात आती हो सकता है आपको भी ऐसा लगा होगा या आप भी ऐसा सोचते होंगे कि सर उस समय इसकी और इसकी वजह से भी तो इसके ऊपर पे फर्क पड़ रहा होगा। मतलब ये और ये इन दोनों के फोर्स पे अपना एक फर्क डाल रहे होंगे, है ना? नहीं सोचना है ऐसा। कहा यहां तीन क्या, यहां अगर 3000 भी अगर मासेस होते हैं, m1 m2 m3 m4 m5, बहुत सारे, हम जिस दो मास की बात करते हैं उस समय केवल उसी दो मास की बात करते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस का। बाकी इनके सराउंडिंग में कितने मास है नहीं है
उन मासेस का इन दोनों के म्यूचुअल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं देखना होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब हम उस मास की पर्टिकुलर बात करेंगे तब हम उस मास को देखेंगे। बात समझ गए कि जब हम किसी एक सिस्टम ऑफ मासेस में, जहां बहुत सारे मासेस हैं, किसी दो मास की बात करते हैं कि उनके बीच में कितना फोर्स है, तो केवल उस दो मास की ही बात करते हैं। उसके अलावा जो भी मास है, ये है या और भी कोई होता, उसको बिल्कुल नहीं देखते हैं। समझ गए? और जब हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे। जब हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो फिर इसको नहीं देखेंगे। क्लियर है? इसको ध्यान रखना। एनीवे, तो ये सिचुएशन था। तो कहता है इस पे नेट फोर्स क्या होगा। अब देखो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ये फिगर थोड़ा साफ दिखे। अब अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। तो देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसको इधर फोर्स F लगाएगा ये, और F कितना होगा इसमें, तो G M और इसका M, तो इसका M तो 2M है, 2M अपॉन इसको मैंने R माना था, R स्क्वायर। ठीक है, गौर से देखिए इस पे भी इधर फोर्स होगा, वो भी F ही होगा, पर इसकी बात नहीं करना है अभी, हमें केवल इस पे फोर्स देखना है। तो एक तो मेरा हो गया इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स F। अगर गौर से देखो तो यहां भी M है, ये भी 2M है, डिस्टेंस भी वही था, तो निकालने की जरूरत नहीं है। इधर को भी फोर्स जो होगा वो F ही होगा, केवल डायरेक्शन ये इधर है, ये इधर है। क्लियर है? अब हम इसकी और इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस भी R ही था, ये भी M, ये भी 2M, यानी सेम पेयर ऑफ मासेस है, तो इधर भी फोर्स का अमाउंट तो F ही होगा। डायरेक्शन हमें पता है कि इसके वजह से, तो डायरेक्शन इसकी तरफ होगा। अब देखो, हमने इस 2M मास पे इन तीनों की वजह से फोर्स निकाल लिया, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, और तीनों F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। वो क्यों होगा? आपको पता है कि जो पेयर्स हैं वो सारे सेम हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स सेम होगा। चलिए, यहां तक क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूं कि मैं इस फिगर अंदर वाले, अब मास वाले 2M वाले फिगर को बाहर आपको दिखाता हूं। यही मेरा 2M मास है, एक फोर्स मेरा F ऊपर है, एक फोर्स मेरा F इधर है, और एक फोर्स मेरा F इधर है। तो नेट फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा सा आपको वेक्टर्स आना चाहिए, कुछ नहीं, बहुत डिफिकल्ट तरीके से नहीं करवाऊंगा, बहुत आसान तरीके से। वो तरीका है कि हमें वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए। कैसे रिजॉल्व करते हैं, यू शुड नो, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो, ये वाले को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर कोई वर्टिकल हो या कोई प्योर हॉरिजॉन्टल हो तो उसको हम लोग देख नहीं जनरली करते हैं, अनलेस अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट कुछ जरूरत हो, तब उस समय अलग बात होती है। अभी नहीं करेंगे। अब करेंगे किसको, तो देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ना तो खड़ा है ना लेटा हुआ है, दोनों आड़े तिरछे हैं। इसको हम लोग रिजॉल्व करके आधा तिरछा को खड़ा और हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। तो देखो, यहां आप अगर गौर से देखो तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, ये भी 120 होगा, और ये भी मेरा 120 ही होगा, क्योंकि 360 ये पूरा एंगल होता है और तीनों बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है। तो 120 120 120, इतना तो आपको पता होगा। तो अगर मैं इसको बीचों बीच, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे डॉटेड लाइन लूं, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये 60 होगा। राइट या रॉन्ग? ठीक है। अब देख लो, अब मेरा वेक्टर जो है वो F है और वो इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो F cos 60 होगा, और इसका जो ये कंपोनेंट होगा इधर वाला, ऑब्वियसली F sin 60 होगा। अब देखो, ये एंगल भी मेरा 60 ही होगा, क्योंकि ये पूरा 120 था। तो इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर इसका भी होगा, तो वो भी मेरा F cos 60 ही होगा, और इधर इसका F sin 60 ही होगा। क्लियर है? अब तो इसमें लगभग सारा काम हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको हमने कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, इसको तोड़ दिया, इसकी कहानी खत्म। अब मेरे पास एक फोर्स ऊपर, दो नीचे, एक बाएं एक दाएं। अब गौर से देखिए, बाएं वाला फोर्स F sin 60, दाएं वाला फोर्स
F sin 60, यानी दोनों इक्वल है तो कट हो गए, यानी इन दोनों की कहानी खत्म, ये फोर्स खत्म। अब ऊपर देखो, ऊपर मेरा F है, नीचे देखो, नीचे मेरा ये F cos 60 और F cos 60, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 2F cos 60। अब cos 60 क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो 2F और cos 60 तो 1/2, 2 कट हो गया, तो टोटल फोर्स नीचे भी मेरा जो डाउनवर्ड फोर्स है वो भी मेरा F ही है, अपवर्ड भी F ही था, तो दोनों बराबर हो गए, कट हो गए, यानी ये F और ये दोनों कट हो गए। तो नेट फोर्स नेट क्या बचा इस पे, 0। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया बच्चों, ये इसका आंसर था। इतना आसान था कि हमने वेक्टर्स के बहुत डिफिकल्ट चीजों को हमने कल रिजॉल्विंग को यूज किया, हमने आई जे के वगैरह को हमने यूज नहीं किया, हमने सिंपल फिगर को देखा, रिजॉल्व किया, चीजों को ऊपर नीचे दाएं बाएं इक्वेट किया, जितना बचा तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो सारा कट पिट गया, तो आपका 0 हो गया। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो बी पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूं, आप उसको करेंगे, बहुत आसान था, मेन तो ए पार्ट ही था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है एग्जाम्पल का ही 8.3, एग्जाम्पल का ही है 8.3 NCERT। अगर सारे क्वेश्चन हम NCERT से करेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ 3-4 या 3 हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल से और 2 या 3 करेंगे पीछे के एक्सरसाइज से, तो गौर से आप देखना। तो दूसरा जो है ये भी मेरा एग्जाम्पल ही है 8.3। अच्छा, ये मेरा जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही गौर से देखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो आप समझा देता हूं, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा। कहता है कि एक स्क्वायर है जिसके साइड्स L L L और L होंगे और चारों कॉर्नर्स पे सेम मास रखा हुआ है, यानी चारों कॉर्नर्स पे यहां भी M, यहां भी M, यहां भी M, यहां भी M, ऐसे मासेस रखे हुए हैं। तो पहले पार्ट में पूछता है व्हाट इज द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पहला चीज तो ये पूछ रहा है कि इस पूरे सिस्टम के, सिस्टम बोले तो कि यहां पे 4 मासेस को हमने 4 पॉइंट्स में फिक्स कर दिया है, तो इसी टाइप की चीजों को जो कि बिल्कुल फिक्स हो जाए फॉर अ टाइम, उसी को सिस्टम कहते हैं। इस वाले केस में कहेंगे कि ये 4 मास का सिस्टम है जो कि एक स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या पूछा कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। कैसे करेंगे वो तो हम अभी आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन समझिए। और दूसरा क्या पूछता है कि इस स्क्वायर का जो सेंट्रॉइड या सेंटर होगा, जहां पे इसके डायगोनल्स कट करते हैं, यानी बिल्कुल इस मिड पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इन चारों मास की वजह से वो क्या बात होगी, यही क्वेश्चन है। पहले पार्ट में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, केवल पोटेंशियल। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, उनको क्या लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एक ही चीज है, वो एनर्जी बोलना भूल जाते हैं, तो इसलिए लगता है पोटेंशियल बोल देते हैं, बाकी दोनों चीज एक ही है। तो आज आपका ये कंफ्यूजन अगर है तो मैं उसको दूर करूंगा कि दोनों बिल्कुल 2 चीज हैं, दिखते या सुनाई एक जैसे देते हैं, पर सच पूछिए तो दोनों में डिफरेंस है। क्या है वो आज हम देखेंगे। तो दोबारा कहता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल होता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों 2 चीजें होती हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज को और नोट कर लेना कि जब आप क्लास 12th में जाओगे तो जो पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर आपको मिलेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
स्टार्टिंग ही 12th में, 12th की जो स्टार्टिंग होगी वही आपकी होगी इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। वो डिट्टो सेम ग्रेविटेशन का ही कॉपी है। फर्क क्या है कि ग्रेविटेशन में हर जगह हमारे पास मास होता है, वहां पे हर जगह हमारे पास, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको अगर समझाऊं तो वहां पे सेम फिगर होगा, खाली यहां पे Q1 Q2 या जो भी है Q3 Q4 चार्जेज होंगे, और वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज है। वहां भी पोटेंशियल पूछेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो आप इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे इस पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर को, बिल्कुल इसका रिपीटेशन 12th में है इलेक्ट्रिक में। यहां पे मास था, वहां पे चार्ज हो जाएगा, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं, सब कुछ वैसा ही चलेगा। तो एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से दो शिकार आप कर सकते हैं अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो। पहली बात। दूसरी बात, मैं तीसरी बार कह रहा हूं या चौथी बार कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दो चीजें होती हैं, इसको एक नहीं मानना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि इस सिस्टम की एनर्जी पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अच्छी बात है को सर आपने जो समझाया वो चीजें समझ में आई, लेकिन इसको करें कैसे? क्योंकि जब हम करने बैठते हैं तो हमारा लगता है यार ये हम एक या दो मासेस का तो कर लेते हैं, 2 मासेस का, 3 का भी शायद बुक में दे रखा है, लेकिन चौथे, पांचवें, छठे में आप फंस जाएंगे। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके पास 4 या 4000 भी मासेस रहेंगे, अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखिए उस तरीके को। तो पहली बात क्या है कि एक तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं बताता हूं, उससे कुछ रास्ता निकलेगा। इसका डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट मास, या सिंपल जो मास स्मॉल मास m है, टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट या पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये ऑप्शन में पूछता है। ये चीज क्या है उसको मैं अब बताता हूं, इन्होंने क्या इस चीज को समझाया है। ये चीज क्या है, वो कहना ये चाहते हैं कि मान लो कि यहां पे मेरे जो 4 मासेस का सिस्टम है, पहले यहां पे कुछ भी नहीं था, यहां पे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, और ये जो चारों मास हैं, मान लो कि इधर को मेरा इन्फिनिटी है, इसके इधर को, और सारे मास जो मेरे चारों मास थे वो चारों मास मेरे इधर कहीं पे ऐसे रखे हुए थे इन्फिनिटी पे। अब इन चारों मास को मैं उठा के यहां लाऊंगा, और उनको लाने में जो वर्क होगा वही वर्क आपके इस पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी। यही मेन कंसेप्ट है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको करने में, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसके बिल्कुल कहते हैं ना अंदर की चीज को, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपकी समझ बिल्कुल अच्छी हो। मतलब क्या है, जो हमने यहां पे डेफिनेशन लिखा था उसका मतलब क्या था कि इस मास को अगर मैं उठा के यहां ले आऊं इन्फिनिटी से, तो भाई लाने में कुछ काम तो करेंगे, कुछ वर्क तो होगा, जो वर्क होगा वही एनर्जी होती है। फिर इसको लाएंगे तो उसका भी वर्क होगा, तो एनर्जी, चूंकि स्केलर क्वांटिटी दोनों को ऐड कर देंगे, इसको लाएंगे तो उसको भी ऐड कर देंगे वर्क को, इसको यहां पे जितने भी है सबको लाके जाएंगे, तो एक का W1, दूसरे का W2, तीसरे का W3, चौथे का W4 एंड सो ऑन। और टोटल एनर्जी क्या होगी, तो सबको क्या करें, ऐड कर देंगे, W1, W2, W3, और वही आपका इस पूरे सिस्टम का जो भी सिस्टम बनेगा उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से इस पे आते हैं कि अब हमने यहां से मास को उठाया, यहां लाके रखा पहले को, तो W1 हमने वर्क किया। अब इससे R डिस्टेंस पे या L डिस्टेंस पे जो मेरा स्क्वायर का साइड है, मैंने दूसरे को लाके रखा, हमने W2 वर्क किया, इसको लाके रखा, फिर तीसरे को लाके रखा यहां पे स्क्वायर के इस कॉर्नर पे, तो इसको लाने में जो वर्क हुआ वो W3 हुआ, और चौथे को लाके यहां रखा स्क्वायर के इस कॉर्नर पे। अच्छा,
स्क्वायर के इस कॉर्नर पे, तो W4 वर्क किया, तो टोटल वर्क क्या करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इन चारों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहीं से आप मुझे बताएंगे कि जब यहां पे कुछ भी नहीं था और मैंने यहां से पहले वाले मास को उठा करके यहां पे रखा, अभी यहां पे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहां पे m को रखा और हमने वर्क किया W1 इसको लाने में, तो ये W1 कितना होगा बताओ सोच करके। चलिए सोचिए, कैमरे को वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के बताइए कि आपने इस मास को यहां तक लाया तो वर्क कुछ तो किया होगा, वो वर्क कितना होगा। ठीक है, चलिए कैमरे को वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बताइए। 1 2 3 चलिए। कोई वर्क नहीं किया इसको लाने में। कौन सर ये कौन सी बात हो गई, हमने इन्फिनिटी उतनी दूर से उठा करके यहां तक लाया, कोई वर्क नहीं किया। कहा बिल्कुल वर्क नहीं हुआ। वर्क होने के लिए फोर्स का होना भी जरूरी होता है, केवल डिस्टेंस से कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस और फोर्स दोनों जब होंगे तभी वर्क होगा। दोनों में से अगर एक गायब है, एक जीरो है, तो कोई वर्क नहीं होता है। जब हमने इस मास पहले वाले को उठा करके यहां तक लेके आए तो इस पे फोर्स लगाने के लिए इस पूरे रीजन में कोई दूसरा मास या कोई फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं अवेलेबल था, इसलिए इसको यहां लाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कहने का मतलब यह है कि आपने वर्क जो है वो जीरो किया। यही सबसे मेन पॉइंट समझाने का था कि जब हमने पहले मास को लाके यहां पे रखा, तो बिकॉज दिस रीजन में कुछ भी नहीं था, कोई मास नहीं था, कोई फील्ड नहीं था, मतलब कोई फोर्स नहीं था, तो आपका वर्क जो होगा वो जीरो होगा। यही समझाना मेन चीज था बच्चों। यही चीज लोग नहीं समझते हैं, बस रटवट के इसको करने की कोशिश करते हैं, बाद में जाकर वो फंसते हैं जब इसकी जरूरत पड़ती है सही टाइम पे। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्लियर हो गया। अब कहा सर ये तो आपका चला गया, अब बचा ये दूसरा मास, इसको उठा करके हमने लेट इससे r डिस्टेंस या l डिस्टेंस पे यहां पे हमने रख दिया ये दूसरे मास को, तो हमने W2 वर्क किया हुआ उसको लाने में। अब बताओ इसमें कितना वर्क होगा। अब तुम ये मत कहना सर इसमें भी जीरो होगा, कहा नहीं। अब इसको लाने में बिकॉज यहां पहले से ये एक मास अवेलेबल है, ये यहां पहले से मास अवेलेबल है, तो ये मास इस पे फोर्स लगाएगा, इसको अपोज करेगा यानी फोर्स होगा तो वर्क होगा। और ये जो वर्क होगा वो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, Gm1 M2 ओवर उनके बीच का डिस्टेंस। अगर ये मेरा डिस्टेंस L है तो ओवर L है ना। और चूंकि ये एट्रैक्टिव फोर्स होता है इसलिए माइनस का ये मेरा वर्क डन होगा। क्लियर है बच्चों। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, आपका और क्लियर होगा। आप ऐसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया है, बिल्कुल एकदम निर्जन इलाका है, बिल्कुल वहां पे दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, एकदम जंगल झाड़ कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मतलब यहां पे किसी भी पर्सन का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है या इनके ऊपर उनका कोई दावेदारी नहीं है, उनका उसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं है। देखो ढंग से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब मान लो कि यहां पे एक कोई पर्सन आया, एक कोई व्यक्ति आया, उसने कहा यार ये जगह तो खाली ही पड़ी है, तो क्यों नहीं यहां पे मैं अपना घर बना लूं। ठीक है, एग्जांपल है तो समझो, उससे आपका ये और क्लियर होगा। तो चूंकि ये पूरा जो एरिया था वो उस एरिया पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, इसका कोई मालिक नहीं था, यहां पे कोई पहले से अवेलेबल नहीं था, आप ऐसे समझो। तो यहां जो भी व्यक्ति पहले आएगा, जो भी पर्सन पहले आएगा, उसको यहां रहने के लिए या घर बनाने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसका जो वर्क डन है, इसने जो वर्क किया पहले व्यक्ति ने, वो वर्क डन मेरा जीरो है, क्योंकि यहां पे इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब समझ में आया कि हमने पहले मास को जब लेके आए यहां पे, तो इसका वर्क डन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इसको रोकने के लिए यहां कुछ था ही नहीं। जैसे इस पर्सन को यहां इस पूरे इलाके में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो इसका वर्क यानी इसको कुछ भी खास, अब ये नहीं कह रहा कि सर घर बनाने में मेहनत लगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहे हैं, उस टाइप के फोर्स की या मेहनत की।
इसका वर्ग 0 हो गया। अब सुनो, अब जब ये यहां आके अब रहना शुरू कर दिया तो इसके गांव वाले किसी पड़ोसी ने जब सुना कि यार वो तो बड़ी बढ़िया, उसने कोई अच्छी जगह को उसने एक्वायर कर लिया है, तो हम भी वहां जाके अब रहेंगे। अब अगर दूसरा कोई व्यक्ति यहां पे रहने की कोई, ये पहला था, ये दूसरा आ गया, अब ये यहां आके रहने की कोशिश करेगा तो बताओ इसको वर्क करना पड़ेगा ना। क्यों कि ये तो कहेगा नहीं, अरे यार मैं तो पहले पूरे का मालिक था, ये आके यहां रहेगा तो मुझे परेशान करेगा, है ना, मेरी अपोजिंग होगी। तो अब जब ये आएगा तो ये पहले वाले व्यक्ति या पर्सन की वजह से इसको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब अगर कोई तीसरा बंदा आ गया, यहां पे कोई तीसरा पर्सन आ गया, अब ये दोनों क्या कहेंगे कि देखो अब ये जो तीसरा आया है ये अब इस पूरे लैंड में अपना हिस्सा मांगेगा, हमें परेशान करेगा, तो ये दोनों मिलकर के इसको रोकेंगे। चौथा आएगा तो फिर ये तीनों मिलकर इसको रोकेंगे, एंड सो ऑन। यही मेन थीम था समझाने का, तो यही काम तो हम यहां करने जा रहे हैं। तो समझो कि जब पहला आया तो वर्क 0, क्लियर है। दूसरा जब आया तो पहले की वजह से वर्क, और वो तो मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया कि G(m1m2/L), क्लियर है। अब जब तीसरा यहां आएगा तो अब शायद आपको आइडिया आ गया होगा, जब तीसरा आएगा तो अब क्या होगा कि ये भी उसको रोकेगा और ये भी रोकेगा, ये अपने इस डिस्टेंस के हिसाब से रोकेगा। इतना ध्यान रखना, डिस्टेंस इसमें ये लेना पड़ेगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। तो इसका जो वर्क होगा वो W3 होगा। एक बार इसकी वजह से तो लिखेंगे -G(m1m2) ओवर ये डिस्टेंस, तो ये तो √2L हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है √2L होता है, प्लस इसकी वजह से वर्क, तो ये और डिस्टेंस L ही है, तो चूंकि माइनस में ही होता है तो -G(m1m2) ओवर डिस्टेंस तो L ही है। अब गौर से देखो, W1 0 था, W2 मेरा इतना था और W3 मेरा इतना हो गया। अब मेरा चौथा जो भाई साहब है वो यहां आया, इस लाइन पे यहां पे आया। जैसा कि मैंने लॉजिक बताया था कि इसको अब ये तीनों मिलके रोकेंगे, तो जो इसका जो वर्क होगा W4 लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, एक इसकी वजह से तो -G(m1m2) ओवर L, एक इसकी वजह से इसका डिस्टेंस, तो फिर अगेन ये डिस्टेंस हो गया, तो माइनस लगा रहा हूं कि माइनस यहां पे है इसलिए यहां पे माइनस आ रहा है। ऑल्दो हम इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि सर ये आप माइनस क्यों कर रहे हैं, मैं जोड़ रहा हूं। अब ये पूरा टर्म ही माइनस में है तो मैं क्या करूं, तो -G(m1m2) ओवर ये डिस्टेंस अगेन √2L, तो ये हो गया, इसने भी अपोज किया होगा तो इसका और इसका, तो ये हो जाएगा -G(m1m2) ओवर ये डिस्टेंस तो L ही है तो ये L। अब देख लो, ये हुआ मेरा वर्क पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये चौथे का। तो टोटल वर्क जो है वो बस आप इन चारों को जोड़ देंगे और आपका जो आंसर है, वो आंसर जो भी है वो आपका आ जाएगा। तो वो मैं नहीं जोड़ूंगा, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। मेन चीज आपको समझाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल अंदर की बात आपने समझी होगी आज कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 8.3 का पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। दूसरा पार्ट क्या है वो भी दिखाता हूं आपको। दूसरे पार्ट में कहता है कि जब मेरा सिस्टम बन गया, ये जब अपना ये सिस्टम बन गया, M, यहां भी M, यहां भी M, यहां भी M, 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 M और M, तो कहता है ठीक सेंटर पे, यानी यहां जहां पे इसके डायगोनल्स कट करते हैं, यहां इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। मैंने अभी अभी कहा था पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था, वो अलग चीज होती है। पोटेंशियल जो होती है वो किसी पर्टिकुलर मास की होती है। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है -G(m1m2) ओवर R।
मतलब एनर्जी वाले फॉर्मूला में आपके मास के पेयर्स होने चाहिए, दो मासेस के बीच का एनर्जी होता है। लेकिन पोटेंशियल में केवल एक मास जिसकी हम बात करते हैं उसकी हम बात करते हैं, केवल एक m होता है। तो एनर्जी हमेशा किसी सिस्टम का होता है, और सिस्टम ऐसे कह लो जिसमें मतलब आपके दो मासेस होते हैं फॉर्मूला में, और जो पोटेंशियल होता है वो सिंगल मास का अपना पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल के लिए दो मासेस हमको नहीं चाहिए, पोटेंशियल के लिए किसी भी मास का पोटेंशियल जो है उसका अपना एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि मैं एक कह सकते हो कि मैं एक बहुत पावरफुल आदमी हूं, पावर बोल तो मेरी पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल या मेरी जो पावर है वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, या मेरी अपनी एक कह सकते हो कि एक जो चीज मेरे साथ जो मुझसे जुड़ी हुई चीज है, उसमें किसी और का होना या ना होना कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो पोटेंशियल में जो मास होता है अपने आप में सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर उसको उस पोटेंशियल के किसी को उसका जलवा देखना है कि कितना पोटेंशियल है, तो उसको आके वहां पे उसको फील करना पड़ेगा, तो वो मेरा बन जाता है एनर्जी, यानी वहां पे दूसरे मास की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल में केवल एक m होता है, ध्यान रखना। और एनर्जी की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला में दो m आते हैं, m1 m2 दोनों आते हैं। तो हमने पहले वाले केस में इस सिस्टम की एनर्जी निकाल ली थी, अब है पोटेंशियल कहां पे, तो इस पॉइंट पे। तो देखो ये चारों मास सेम है और पोटेंशियल या एनर्जी दोनों तो स्केलर क्वांटिटी ही है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे इस डिस्टेंस के हिसाब से, जो भी डिस्टेंस हो, और चूंकि चारों का यहाँ पे एक ही जैसा होगा उसको हम लोग सीधा क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 इंटू GM/R करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और अपना ये निकल जाएगा। तो मैं निकाल कर देखता हूं कि पोटेंशियल क्या होगा किसी एक का, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तो जो मेरा पोटेंशियल होगा एक का होगा -GM, और R कितना होगा, ये पूरा था √2L, तो √2L का हाफ अपॉन 2 करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस R तो वही होगा ना, पूरे का हाफ होगा, तो ये मेरा फाइनली 2 पर चला गया, तो ये हो गया 2GM/√2L। ठीक है, ये मेरा हो गया पोटेंशियल। लेकिन टोटल पूछ रहा है, तो मैंने कहा था कि 4 है, तो इसको हम लोग टोटल अगर निकालें, इसको आप टोटल को यहाँ पे V टोटल या ऐसे V डैश ले लो जो भी है, तो 4 इंटू दिस मच -2GM/√2L। तो अब देख लो ये कितना हो जाएगा, ये -8GM/√2L। आप चाहो तो इसको और आगे और भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, पर इतना भी छोड़ दो तो आपका ये ठीक है। तो बच्चे ये 8.3 जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको करवाया, साथ साथ मैंने पूरे कंसेप्ट को आपको करवाने की कोशिश करी है। इसको अच्छे से समझिए, और इस टाइप के प्रॉब्लम आगे आपको 12th में मिलने वाले हैं, तो इसको करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो है मेरा 8.8 NCERT का एग्जाम्पल ही है। 8.8 ये मैं बता देता हूं, ये सैटेलाइट्स टॉपिक का है, सैटेलाइट्स की एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, तो कहता है कि एक सैटेलाइट है, अर्थ सैटेलाइट। तो पहले मैं अर्थ बनाता हूं, देखो मैं पहले फिगर समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा अर्थ है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर और क्लियर होगा। ये अपना अर्थ, और अर्थ से सेंटर से कहता है 2r डिस्टेंस पे, तो लगभग 2r डिस्टेंस। ठीक है, ये देखो, ये अर्थ का रेडियस तो यहां तक हो गया, ये r हो गया, और यहां से हाइट भी r, कहने का मतलब ये है। तभी तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये मेरा डिस्टेंस हो गया 2r। तो इस डिस्टेंस पे मेरा एक m मास का सैटेलाइट है जो कि अर्थ का चक्कर यूं काट रहा होगा। ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, और सैटेलाइट मेरा यूं 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 ऐसे, ये मेरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट ऐसे दिखता है, ऐसे, ये है आपका सैटेलाइट। ठीक है, ये ऐसे चक्कर काट रहा है। ठीक है, इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, तो पहले मैं लिख लेता हूं
जो एनर्जी होगी सैटेलाइट की अभी वो होती है एनर्जी में हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला टोटल जो होती है माइनस GM1M2 बाय क्या होता है मेरा ये जो डिस्टेंस है मेरा R। ठीक है बच्चों, तो GM और जो एनर्जी होती है वो होता था माइनस GM1M2 बाय होता था मेरा 2R होता था। याद करो टोटल डिस्टेंस या 2R मतलब इसको ऐसे लिखो 2R ऐसे डिस्टेंस लिखो। पर हमने जो R लिया है यहां पे वो तो R प्लस R, ये तो अपना 2R है, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनली माइनस G मास ऑफ अर्थ सैटेलाइट का मास अपॉन 2 इंटू, तो ये मेरा हो जाएगा 4R। ठीक है, ये मास 400 kg दे रखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये इसकी इनिशियल एनर्जी है इस सैटेलाइट की जिसमें ये घूम रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि सैटेलाइट को अगर मैं ज्यादा दूर भेज दूं, कितनी दूर भेज दूं बच्चे, क्या था इसमें क्वेश्चन में, इसको अगर मैं ट्वाइस ऑफ मतलब 4R डिस्टेंस पे भेज दूं, सेंटर से 4R डिस्टेंस पे, यानी इस बड़े सर्कल में इसको घुमाना है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है यानी डेल्टा E आप समझिए, यानी इनिशियल एनर्जी में और कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा दे दें जो मेरा सैटेलाइट इस बड़े ऑर्बिट में आ जाए, ये क्वेश्चन था। तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा प्लानिंग क्या है कि हमने इनिशियल निकाल लिया, हम इसका फाइनल निकाल लेंगे E2 और क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो E2 क्या हो जाएगा मेरा माइनस G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये रेट, तो इसका 2R होता है तो यहां तो 8R हो जाएगा क्योंकि मेरा जो R है इस वाले केस में 4 है, 4R। अब तो जो पूछ रहा है डेल्टा E, तो क्या करेंगे, इनिशियल नहीं सॉरी ये एनर्जी ज्यादा होगी तो E2 माइनस E1, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर है वो आंसर मैंने लिख रखा है, वो आंसर आपका आ जाएगा 3.13 इंटू 10 का पावर 9 जूल। इतनी एनर्जी इस सैटेलाइट को आप यहां पे देंगे तो ये जंप करके यहां पे आ जाएगा, यानी इस ऑर्बिट में आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया, ध्यान देना था बस, ये E1 और E2 निकाल के उसका डिफरेंस निकाल लेना है, दैट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इस केस के लिए। क्लियर हो गया। और इसमें पूछता है फिर कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया और पोटेंशियल में कितना चेंज आया, तो वो तो और आसान है, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। बच्चे सोचते हैं यार काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² और पोटेंशियल मतलब mgh, कुछ ऐसा सोचते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ट्वाइस ऑफ एनर्जी होता है टोटल एनर्जी। तो अगर हम चेंज इन काइनेटिक या चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहां भी क्या होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी और चेंज इन टोटल एनर्जी ट्वाइस जो भी है। तो देख लो मेरा, अगर ये मेरा 3.13 10 का पावर इतना था, केवल माइनस लगा देना है तो 3.13 10 का पावर 9 जूल, यही आपका आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी में चेंज का। और पोटेंशियल में सीधा इसका ट्वाइस करेंगे तो ये 13 दूनी 26 9 जूल प्लस में ये आपका पोटेंशियल में चेंज, और यही आपका आंसर आ गया बच्चे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल पे। वो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है एक्सरसाइज से और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है, तो उसको हम करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो का। वो है मेरा 8.85 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, यानी चैप्टर के एंड में जो होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है, इवन की कंपटीशन में भी कई बार आ चुका है बच्चों। क्या है ये, अ बॉडी वे इतना न्यूटन एट अर्थ व्हिच इज इट्स वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट हाइट इतना। अच्छा, कहता है कि एक बॉडी है जिसका वेट दे रखा है। हाँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको m ले लेते हैं 63 न्यूटन।
ये गलती नहीं करना। देखो m जब भी होगा तो यहां पे kg होना चाहिए, m जब भी होगा तो यहां पे kg होना चाहिए, पर यहां तो लिखा हुआ है न्यूटन यानी फोर्स है। आप समझिए ये मेरा वेट है यानी mg दे रखा है। कहां पे? तो अर्थ के सरफेस का, किसी भी बॉडी का जो सरफेस पर रखा हुआ है उसको जब हम तौलेंगे तो 63 न्यूटन वो शो कर रहा है। अब कहता है कि जो बॉडी यहां मेरे सरफेस पे रखा हुआ था इसको उठा करके यहां ले आए, कितनी हाइट पे? तो हाइट कहता है r/2 है, यानी जो हाइट जहां ले गए सरफेस से वो r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के रेडियस को जिन्होंने r कहा है। तो कहता है यहां पे इसका वेट mg डैश पूछ रहा है, क्या होगा यही क्वेश्चन है। mg डैश पूछ रहा है ना कि m वहां, अरे m तो सब जगह m ही रहता है। हमें इतना तो पता है कि जब हम सरफेस के ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू कम होती चली जाती है, यानी g जो है वो g डैश हो जाएगा और हाइट के अकॉर्डिंग कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा यहां पे। तो पूछता है इसमें कि mg डैश मेरा क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें इतना पता है कि ग्रेट हाइट के लिए जो g होता है वो होता है g 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे जो मेरा h है वो r/2 यहां दे रखा है, g की वैल्यू हमें पता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब g डैश निकल जाएगा तो हम mg निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं और इसमें गलत ही नहीं है, लेकिन देखिए क्या मैं इसको एक आसान तरीके से कर सकता हूं, ये आप देखिए मैं कैसे करता हूं। मैंने इसी चीज को क्या लिखा, मैं दोबारा से लिखता हूं, जैसे आपने लिखा मैंने भी लिखा, g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं गलती, या गलती नहीं कहिए, मतलब हम थोड़ा सा टाइम सेविंग नहीं कर पाते हैं। हम पहले g की वैल्यू निकालते हैं, फिर वहां पे mg पुट कर देते हैं, यहां भी g की वैल्यू 10 या 9.8 जो भी है डालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये काफी इससे आसान तरीके से किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखो मेरा डायरेक्ट आ गया कि मुझे ये चाहिए। अब मुझे mg तो गिवन है, ऊपर देखो 63, नीचे मेरा 1 प्लस h मेरा क्या है r/2 और नीचे यहां r है ही तो यहां मैंने नीचे r लिखा ही और इसका स्क्वायर, तो ये r कट हो गया। तो देखो क्या हुआ, ऊपर 63 और नीचे हो गया 1 प्लस 1/2। ये क्या हो गया, ये पूरा कट हो गया, तो ये तो मेरा 1/2 ही बचा ना। तो 1 प्लस ये तो मेरा हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। तो 63, 3 का होल स्क्वायर 9 और 2 का तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 सते 63, ये 7 टाइम्स चला गया, 7 चौके 28 आ गया। क्या आ गया? जो पूछ रहा था mg यानी वेट यानी न्यूटन। तो मेरा जो आंसर है वो बड़ी आसानी से 28 न्यूटन आ गया बच्चों। तो यही ग्रेविटेशन के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको कि हमने बड़े डिटेल में करने की कोशिश करी है। खाली मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, मैंने न्यूमेरिकल्स के एक एक स्टेप को आपको एक्चुअली समझाने की कोशिश की है। इवन कि मैंने कहीं कहीं कैलकुलेशन जानबूझ के छोड़ दिया कि वो इंपॉर्टेंट नहीं समझाना था, वो तो आप कर ही लेंगे, टाइम लगा करके कर लेंगे। असल समझना था कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करते हैं, हम कैसे कंसेप्ट्स को समझते हैं, उसको यूज करते हैं और अपना न्यूमेरिकल्स जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चे ये था अपना ग्रेविटेशन का। इसके बाद मैं आपको एक निट के जो पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको तब तक प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, वेल डन।